अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मबरूज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अकाउंट्स का एक टॉपिक, पार्टनरशिप अकाउंट। देखेंगे पार्टनरशिप फार्म में क्या क्या है, और पार्टनरशिप फार्म में कौन कौन सा अकाउंट बनता है, उसमें क्या क्या कंडीशन है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सभी देखेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा। मैं ये बार बार कहता था पहले भी, और अभी भी यही कह रहा हूँ कि मैं यही मान के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि यह जितना भी टॉपिक है ना, मैं ऐसे ही पढ़ा था वो, कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले ये सब पढ़ा है। तो वही मान के मैं पढ़ाता हूँ कि ये अब सही से रिवाइज हो जाए, और आप लोगों का जो कुछ छूट गया होगा शायद, या तो आप लोगों ने पढ़ा था अब याद नहीं आ रहा, वो रिकॉल हो जाए, यही समझकर मैं पढ़ाता हूँ। और अगर किसी को लगता है कि ना यही से बेस बनेगा, यही से सीखेंगे पूरा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है, उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस क्लास का जो स्पीड है ना, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसमें हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर हो। और उन लोगों के लिए ही खास करके जिन लोगों ने पहले एटलीस्ट क्लास 12 में या बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ा है। चलिए बीकॉम में अगर ना भी पढ़े होंगे ना, 12 में अगर सही से पढ़ा होगा, तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल जाएगा आप लोगों को, जिन लोगों ने पढ़ा है। और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। यह शायद कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिन लोगों ने कभी अकाउंट्स पढ़ा नहीं, फिर भी आप लोग यही वीडियो देख रहे हो। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही होगी। और आना तो लाजिम है, सिंपल आएगा ही। उतना आसान भी नहीं है अकाउंट्स जैसे लोग कहते हैं। चलिए ठीक है, अपना आज शुरू करेंगे पार्टनरशिप फार्म। देखिए कोई नोट वोट नहीं बनाया, आप लोगों को लग रहा होगा कि साथ साथ नोट बनाएंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ आप लोगों को बनाना चाहिए, आप लोग लिखेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। नोट बनाने का टाइम ही नहीं, मैनेज नहीं हो पा रहा है भाई। सबसे प्रॉब्लम यही आ रहा है। चलिए फास्ट होगा आज का क्लास। तो आज का मेन टॉपिक क्या बताया मैंने? पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फार्म, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप फार्म है ना, पार्टनरशिप फार्म में अगर देखेंगे जो पार्टनर्स होते हैं ना, तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली क्या कहते हैं? जो इंडिविजुअल कुछ लोग मिलके ही पार्टनरशिप शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक साथ मिलके क्या शुरू करते हैं? एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, उनको इंडिविजुअली क्या कहते हैं? इंडिविजुअली इन्हें पार्टनर्स कहा जाता है, पार्टनर्स। आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टुगेदर सबको एक साथ मिला के क्या कहते हैं? जितने भी पार्टनर्स हैं सबको क्या कहते हैं? जॉइंटली कहिए या टुगेदर, में जॉइंटली कहता हूँ। ये जॉइंटली, जॉइंटली समझ लीजिए, या टुगेदर। जितना भी पार्टनर्स है ना, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फर्म, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपको यही अगर ये सही से पढ़ेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये चीज है कि पार्टनरशिप जो एक्ट है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत ये पार्टनरशिप का जितना भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह, पार्टनरशिप कैसे चलता है, ये कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप। कौन सा पार्टनर, कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा ईयर? 1932। ये याद रखेगा, पार्टनरशिप एक्ट ये है 1932। यही पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही इसे क्या करता है? सुपरवाइज, रेगुलेट, सब कुछ ये पार्टनरशिप एक्ट में ही आता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जो एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, कि ये बताइए ये जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन, इसको डिफाइन किया गया है कहाँ पे? कौन सा सेक्शन पे इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया?
होता है ना हर एक चीज़ का डेफिनेशन। मैंने जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का भी डेफिनेशन है, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी डेफिनेशन है, फिर प्रोमिसरी नोट का भी डेफिनेशन अलग अलग है, अलग अलग सेक्शन पे। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कहाँ पे डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को कहाँ डिफाइन किया गया है, यही जो है ना पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप क्या होता है, इसको डिफाइन भी किया गया है कहाँ पे। डिफाइन तो इसी एक्ट पे ही किया गया है, लेकिन कौन सा सेक्शन, सेक्शन कौन सा है, आपको सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 4, सेक्शन 4 ऑफ क्या, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यही जो एक्ट है ना, इसी एक्ट का सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप का मीनिंग या डेफिनेशन कहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप में क्या क्या है क्या क्या नहीं, इसी में बताया गया है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, देखिए पार्टनरशिप जो है ना एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप आने से पहले पहले एग्रीमेंट होता है कुछ लोगों के बीच। ये समझ लीजिए कुछ लोग हैं यहाँ, ये एक बंदा है, ये एक है, ये इन तीनों लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस ऐसे कहने पर तो नहीं होता ना, बिजनेस में पैसा चाहिए, बिजनेस में लेबर बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया चलिए हम तीनों मिलके, अब ऐसा तो नहीं कि किसी एक ने कह दिया चलिए मैं पूरा पैसा दे दूंगा, आप लोग मेरे साथ आ जाओ और प्रॉफिट मिल मिल बांट के लेंगे। ऐसा तो कोई कहेगा नहीं ना। सबको चाहिए क्या, सबको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट से पहले सब यही सोचते हैं कि मुझे कितना देना पड़ेगा, कितना कंट्रीब्यूशन मुझे करना पड़ेगा और इसके बदले मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि सब देखिए, कोई भी अगर रीजनेबली कोई अगर रेशनली सोचता है ना, तो वैसे ही सोचेगा। ऐसा कोई तो फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है ना ये ऐसे कह दे कि भाइयों चलो एक साथ हम बिजनेस शुरू करते हैं, मैं पूरा पैसा दूंगा और प्रॉफिट मिल बांट कर लेंगे। वो अलग सीन होता है, लेकिन ये पार्टनरशिप के केस में ये सीन अलग है। तो यह सबको देना पड़ेगा। हो सकता है ये कंपलसरी नहीं है कि सबको देना पड़ेगा। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी है, जैसे कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, चाहे रिटन हो या ऑरल हो। फिर प्रॉफिट लॉस शेयर करना ये भी ज़रूरी है, चाहे लॉस शेयर करो या प्रॉफिट, ये भी ज़रूरी है। अच्छा ये देखिए, इन तीनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप आने से पहले पार्टनरशिप को लाया जाता है, पार्टनरशिप का शुरुआत एक एग्रीमेंट से होता है। किससे होता है, एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट से होता है। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया है, ये एग्रीमेंट जो है ना, ये एग्रीमेंट हो सकता है क्या, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल, मतलब बस जुबानी बता दिया है कि ऐसा ऐसा है, सबने मान लिया। या तो रिटन, क्या है, रिटन है, पूरा कंडीशन वगैरह जो सिस्टम है सब पूरा लिखा हुआ है, कहीं पे लिख लिया, मतलब एक एग्रीमेंट पूरा लिख के जहाँ पे सबका सिग्नेचर वगैरह होगा या स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, बहुत कुछ है। एग्रीमेंट जैसे बनता है ना नॉर्मल एग्रीमेंट, वैसा ही है। तो देखिए ये अगर ओरल है, ओरल अगर है, तो इसमें देखिए डिस्प्यूट का चांसेस ज्यादा है। डिस्प्यूट मतलब क्या, डिस्प्यूट मतलब प्रॉब्लम्स पार्टनर्स में। देखिए आज जो लोग दोस्त है, हो सकता है कल जाके वो लोग दुश्मन बन जाए, क्या पता। या हो सकता है कि उन लोगों के अंदर जो कंडीशंस पहले उन लोगों ने जो सोच के रखा था ना कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो कंडीशन धीरे धीरे उन लोगों के दिमाग में जो है ना, माइंड से चेंज होने लगा है कि नहीं, मुझे अब इतना चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। मैं विड्रॉ करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मुझे सैलरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। हो सकता है ना, ऐसा होता है बिजनेस में। तो ये अगर ओरल में है, तो जब डिस्प्यूट होता है, तो इस बिजनेस को बचाने के लिए, तो अच्छा ये देखिए, जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि हम प्रॉफिट में, प्रॉफिट जो है सब इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली मतलब क्या, तीन पार्टनर है तो अगर इक्वली शेयर करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 1:1:1। क्योंकि अगर पहले वालों को 1 रुपये मिला तो इसे भी 1 मिलेगा, इसे भी 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसे 100 मिला तो दूसरे वाले को भी 100 मिलेगा, तीसरे वाले को भी 100 ही मिलेगा, मतलब सेम 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 मिलेगा। जब ओरल है उस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कहेगा नहीं मुझे 100 नहीं, मुझे 200 रुपये चाहिए, तुम लोग बाकी जितना पैसा है बांट के ले लो, लेकिन मुझे 200 रुपये चाहिए। तो उस कंडीशन में एक क्या चीज आता है, उस कंडीशन में आ जाता है फिर सीन में
यही पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है। यही जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक, 1932। यही पार्टनरशिप एक्ट ही बताएगा कि किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, किसको कितना परसेंट इंटरेस्ट लोन पे मिलेगा, फिर ड्रॉइंग किया, अगर ड्रॉ किया, बिजनेस से पैसा निकाला, तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं, यही कौन बताएगा? पार्टनरशिप एक्ट। सिंपल है, क्योंकि अगर देखिए पार्टनरशिप एक्ट, जिन लोगों ने ये एक्ट बनाया उनको पता है ना कि बिजनेस में इन फ्यूचर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं थे, तो उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो पहले से ही ऐसा कंडीशन दे दिया। अगर तुम लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो चलो ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट ने जैसे कहा वैसे ही करना पड़ेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और अगर रिटन है, और अगर रिटन है, जो रिटन है ना, तो इसी हिसाब से होगा। लेकिन जब रिटन होता है ना, इसका एक अलग नाम दिया गया है। रिटन, क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। अब एग्जाम में ये सवाल भी पूछ सकता है, ऐसे सवाल आएगा कि ये बताइए पार्टनरशिप डीड जो है ये रिटन में होना कंपलसरी है या ओरल में भी हो सकता है? क्या है पार्टनरशिप डीड? ये क्या है? ये रिटन में होना ही पड़ेगा। अगर कोई एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच जो रिटन एग्रीमेंट है, ये देखिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा ये एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रिटन में होना चाहिए। तब जाके ये बनेगा क्या? तब जाकर ये बनेगा पार्टनरशिप डीड। क्लियर? पार्टनरशिप डीड बनेगा। और अगर ऑरल में है तो उसे पार्टनरशिप डीड नहीं कहेंगे, वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। और अगर जब ऑरल है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच, तो विल सॉल्व द प्रॉब्लम, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके। अब जब बिजनेस शुरुआत करते हैं ना, पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप में ये मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स चाहिए। मिनिमम पार्टनर्स, मिनिमम, और दूसरा ये है कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम में देखेंगे ना, मिनिमम में कुछ नहीं है। मिनिमम में सिंपल है कि अगर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कॉमन सेंस लगाइए कि एक बंदा खुद का पार्टनर हो सकता है? नहीं। पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोग चाहिए, तभी जाके पार्टनर। अच्छा, कोई कहता है कि मैंने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया है खुद, हो सकता है? नहीं। अगर किसी एक ने शुरू किया है तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्रिएटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्रिएटरशिप, सोल मतलब वन, सोल प्रोप्रिएटर का मतलब है ओनर, मालिक, एक ही मालिक है जिसका, तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप। तो एक बंदे से पार्टनरशिप शुरुआत नहीं की जाएगी। कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम दो लोग चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम दो हो गए। अब मैक्सिमम में जो है ना, ये ध्यान से देखिए मैक्सिमम में क्या है। मैक्सिमम में जो है, मैक्सिमम में ये समझ लीजिए कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम में 100, और फिर कुछ लोगों को पता होगा कि ये कितने, 50। लेकिन दोनों करेक्ट है। कैसे? लेकिन अभी के लिए दोनों करेक्ट नहीं, पहले दोनों करेक्ट था। अभी कैसे करेक्ट नहीं है देखिए। ये जो है ना, मैंने कहा पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप एक्ट। तो यही 100 जो है ना, ये पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि ये जो है 100 लोग चाहिए, मैक्सिमम 100 ही होंगे। लेकिन 2014 में ना एक रूल आया है, 2014। ये रूल्स जो है, ये रूल था रूल 10, रूल 10 ऑफ, ये कंपनीज, ये सीओ मतलब कंपनीज, आप लिख लीजिएगा पूरा अगर चाहिए तो। कंपनीज रूल्स, कंपनीज रूल्स, ये आया था कब? 2014 में। ये आया था 2014 में। और तब से क्या हो गया? तब से मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? ये आया 2014 में। और तब से लेके
अभी तक मैक्सिमम पार्टनर 50 ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले जो 100 लोग थे ना, पार्टनरशिप एक्ट बता रहा था कि पहले 100 लोग होंगे, लेकिन इसके बाद फिर आ गया 50 वाले। इसका मतलब ये है कि अभी 100 नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितने लोग मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 50 ही होंगे, ये ध्यान रखेगा आप लोग, ठीक है? मैक्सिमम 50। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बिजनेस शुरुआत किया है और इसमें पार्टनर्स 50 से ज्यादा हो गए, हो सकता है कि नहीं? पार्टनर्स पहले ज्यादा थे, फिर एडमिट होते होते ज्यादा हो गए पार्टनर्स, अब पहले 50 थे, अब 50 से 55 हो गए, 60 हो गए। अब उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप रहेगा, ये कंपनी में बदल जाएगा? इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसका इलाज हम देखते हैं। ये देखिए, जब पार्टनरशिप में ना कि जो पार्टनर्स है, जो पार्टनर्स है वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं 50 से। कंपनीज रूल्स क्या कहता है? कंपनीज रूल्स का जो रूल 10 है वो कहता है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर हो गए, और अगर हो गए तो ये जो है, ये जो पार्टनरशिप आप लोगों का है, इसको एक नाम मिलेगा, नया नाम। क्या नाम मिलेगा? एक मिनट। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इलीगल एसोसिएशन। दिख रहा होगा। इसका नाम हो जाएगा इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन कब बनेगा? जब कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स 50 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो फार्म, पार्टनरशिप फार्म क्या बन जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। अब ये है क्या? इलीगल एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, नहीं। बिजनेस बंद करना नहीं पड़ेगा, आप जो है पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ना ऐसे कंडीशन और ऐसे सिचुएशन डाल दिया जाएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे, या तो उस पार्टनरशिप को कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे, जैसे उसको कोई अलग बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, या आप क्या करेंगे? बंद ही कर देंगे, या तो पार्टनर्स को कम करेंगे, पार्टनर्स 50 के या 50 तक लाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, ऐसा सिचुएशन आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो ये इसमें क्या सिचुएशन है? इसमें मेन सिचुएशन जो है ना, दो ही सिचुएशन है। क्या क्या होगा? पहली बात तो ये है, जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं ना, पार्टनरशिप में कुछ भी हो, कहीं से आप सामान खरीद रहे हो, बहुत कुछ होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है ना, इससे एक सेफ्टी मिलता है। अगर सामने वाले ने आपको कहीं भी आपको नुकसान पहुंचाया, आपको धोखा दे दिया, तो आपको क्या मिल सकता है? कंपनसेशन मिल सकता है। आप लीगली उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? यू कैन स्यू, मतलब एफआईआर, केस फाइल करिए, कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इलीगल एसोसिएशन बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? अगर पार्टनर्स 50 से ज्यादा हो गए, तो पहली बात तो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी बात ये है कि कांट सू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, समझ लीजिए, कॉम्प्लेन फाइल करना। कॉम्प्लेन फाइल, या सिंपली कहीं भी कहते हैं ना कि पुलिस केस करना या कोर्ट पे, ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लेन फाइल करना ऑफिशियली। कॉम्प्लेन, या कॉम्प्लेन कहिए, फाइल करना कहीं पे, या ठीक है। तो ये देखिए, जब आपका बिजनेस है, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पा रहे हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, इससे आपके बिजनेस को कोई भी फायदा नहीं, बहुत रिस्क मिल रहा है। कैसे? किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने पैसा दिया, या किसी से सामान लिया, किसी को सामान दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आप ऑफिशियली
कंप्लेन करेंगे, क्या कंप्लेन करेंगे कि मैंने उसको पैसा दिया था वो मुझे सामान नहीं दे रहा, यही कहेंगे? तो वो कहेगा, पहली बात तो ये है कि आप जो है ना कांट स्यू, कंप्लेन ही नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, ठीक है, मतलब कहीं भी, या कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। जाने के बाद कंज्यूमर कोर्ट वो पूछेगा, ये बताइए आपका कौन सा बिजनेस है? आप कहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। तो कितने पार्टनर्स है? कि सर 60 पार्टनर्स, वी आर 60 पार्टनर्स। तो सबसे पहले ही ना आपको ये बताएगा कि साहब आप लोगों का जो एसोसिएशन है ये क्या बन गया है, ये इलीगल एसोसिएशन बन गया है। इसका मतलब इसके आगे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब आप केस करना चाहेंगे, सर मैं केस करना चाहता हूँ, तो वो क्या कहेगा सबसे पहले कि आपका इलीगल एसोसिएशन है, आप केस रजिस्टर या कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते, केस होगा ही नहीं। तो वो सुनेगा ही नहीं आपका कंप्लेन क्या है, कि उसने सामान नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सुनेगा ही नहीं आपकी बात, क्योंकि आप कंप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात तो ये है ना। देखिए सिचुएशन को ऐसे बना दिया। अब कौन सा बिजनेस इतना रिस्क लेके, कौन सा फर्म, कौन लोग ये करना चाहेंगे? नहीं करेंगे ना, सब चाहेंगे कि सेफ्टी। ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, पार्टनर्स कम कर देंगे। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इस पे देखते हैं। हमने ये पार्टनरशिप डीड देखा है ना। अब ये देखिए, पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स पैसे लाते हैं तो उसको कहाँ डाला जाता है? सब बिजनेस में एक अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, लेकिन नहीं, कैपिटल के बिना बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हो सकती। बिजनेस कैसे चलेगा? तो सबसे पहली बात तो यह है कि कैपिटल अकाउंट, कैसा भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कैपिटल अकाउंट बनता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है, वहाँ कैपिटल के बदले क्या होता है, वहाँ कैपिटल के जगह कैपिटल फंड या जनरल फंड होता है। तो कैपिटल तो आना ही है किसी भी तरह, कैपिटल अकाउंट। तो इस सिचुएशन में ना पार्टनरशिप अकाउंट में दो मेथड फॉलो किया जाता है। जब कैपिटल अकाउंट बनता है तो दो मेथड फॉलो किया जाता है। एक में ये कहता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या कहता है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, या कह दीजिए कि फ्लक्चुएटिंग। कैसा है स्पेलिंग? फ्लक्चुएटिंग, या तो फिक्स्ड। फिक्स्ड, फ्लोटिंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये दो मेथड फॉलो किया जाता है। दो मेथड क्या, इसको आप समझ सकते हैं कि सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, कि फ्लोटिंग फॉलो हो रहा है या फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग फॉलो हो रहा है। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या करेंगे? अगर आपका ये फिक्स्ड है ना, फ्लक्चुएटिंग है, सॉरी, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पे आप खाली एक ही अकाउंट बनाएंगे, जिसको आप कहेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। आप खाली कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, आप मतलब पार्टनर, तो खाली कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। और अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हो ना, फिक्स सिस्टम की फिक्स्ड कैपिटल है, तो दो अकाउंट बनेगा यहाँ पे। तो दो अकाउंट में सबसे पहले तो बनेगा क्या, कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। क्या अकाउंट है? करंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, करंट अकाउंट कब बनता है? जब पार्टनरशिप फार्म वाले कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? ऑफ कोर्स फिक्स्ड। अब ये देखिए, इन दोनों में ये कारण क्यों आता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इसका जो रीजन है, लॉजिक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है ना, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है आपका जो कैपिटल अकाउंट है उस पे जो कैपिटल का बैलेंस है ना, कैपिटल का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। क्या है उसका जो बैलेंस है, जो पैसा है वो क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, यानी बढ़ता रहेगा, कम तरह। और ये कब पॉसिबल होगा, जब समझ लीजिए आपका ओपनिंग में कुछ था पैसा, फिर आपने कुछ और एडिशनली क्या किया है, आपने ऐड किया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है, या आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है, या आपको समझ लीजिए सैलरी मिला होगा,
या आपने इंटरेस्ट दिया होगा, तो सब कुछ जब इसी अकाउंट में होगा ना, कैपिटल अकाउंट में, तब आपका बैलेंस अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। यही है, इसी वजह से कहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर फॉलो कर रहे हो तो एक ही अकाउंट बनेगा, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट्स है उसका जो बैलेंस, वो बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहेगा। और अगर आपने फिक्स्ड मेथड फॉलो किया है तो ये इसका टिक उल्टा है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल में जो पैसा, कैपिटल में खाली कैपिटल का जो अमाउंट है ना, कैपिटल का वही अमाउंट ही रहेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन, इसमें जो बाकी जितने भी यहाँ मैंने दिखाया है ना, कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। इसका अमाउंट फिक्स्ड ही रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। ये से हमने कोई, ये समझ लीजिए अपना कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपए का, तो इसको ऐसे ही बंद कर देंगे 1 लाख रुपए। और यहाँ 1 लाख रुपए जो भी हो कि बैलेंस, ये यहाँ क्या आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह ये सब लिख के यही बंद कर देंगे। और बाकी जितना भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जितना भी किया है ना, ये क्या होगा, ये सब कहाँ पे आएगा, ये सब आएगा करंट अकाउंट पे। तो करंट अकाउंट पे जितना भी ट्रांजेक्शन है, यहाँ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन है, वो क्या करेंगे, करंट अकाउंट पे होगा। अगर सैलरी मिल रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, कभी बिजनेस से ड्रॉ किया इंटरेस्ट दे रहे हो वगैरह, कुछ भी है आपका, अगर पैसा बढ़ रहा है कम रहा है ना, वो कोई भी एंट्री, कोई भी पैसा कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, सब कहा जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। यही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अब आता है एक चीज, ड्राइंग्स। क्या है, ड्राइंग्स। अब देखिए, ये ड्रॉ जो है ना, बिजनेस में पार्टनर्स क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं कि पैसा ही ड्रॉ करे, या हो सकता है इसने कैश ड्रॉ किया, पैसा, ओके। हो सकता है उसने गुड्स ड्रॉ किया, सामान, कोई सामान ले गया। समझ लीजिए जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो आ, किस चीज का है, अपना आलू प्याज का बिजनेस। तो कोई एक पार्टनर अपने घर के लिए क्या ले गया, आलू ले गया 10 किलो और प्याज 5 किलो ऐसे ले गया, तो इसे भी तो ड्रॉ ही कहेंगे ना, कि ड्रॉइंग्स कहेंगे, उसने ड्रॉ किया। तो देखिए, अगर उसने कैश ले गया तो वो क्या देगा, कैश के ऊपर इंटरेस्ट देगा, अगर लिखा हुआ है। और कितना परसेंट, वो तो पार्टनर्स ही डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंट का इंटरेस्ट है। देखने की बात यह है, यहाँ पे जब गुड्स ले गया होगा ना, तो गुड्स का देखिए हमको पता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और एक होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे ना, आपको पता चल ही जाएगा। ये देखिए, कोई बंदा अगर बिजनेस से सामान ले जा रहा है, और वो सामान अगर सेल्स प्राइस में ले जा रहा है, तो वो एज ए कस्टमर आप इसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसको आप अगर देखेंगे ना एक नजरिए से, कि वो डेटर भी बन सकता है, इसको आप एज ए डेटर देख सकते हैं कि इससे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो बंदा पैसा इंटरेस्ट नहीं देगा। और इसके पीछे लॉजिक ये है, देखिए, यहाँ पे वो बंदा जो है ना, वो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट भी दे रहा है, और कॉस्ट के साथ जो प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी तो दे रहा है ना। वो जब सेलिंग प्राइस पे ले जा रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी दे रहा है। तो क्यों वो बंदा कॉस्ट भी दे, प्रॉफिट भी दे, फिर इंटरेस्ट क्यों देगा। वो तो ऐसे कस्टमर ले गया होगा। हो सकता है वो पार्टनर, लेकिन जिस प्राइस पे ले जा रहा है वो तो ऐसे बिकता ही है नॉर्मली मार्केट पे इसी प्राइस पे, तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर कोई बंदा कॉस्ट प्राइस पे ले गया होगा, क्या कॉस्ट प्राइस पे, तो उसे क्या देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट का पैसा नहीं दे रहा है। जिस प्राइस से आपने खरीदा था कॉस्ट प्राइस, तो उसी प्राइस पे वो ले गया। तो इस कंडीशन पे जो कॉस्ट होगा ना, कॉस्ट, कॉस्ट का जितना पैसा है, जितना कॉस्ट है,
ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए होंगे। ड्रॉ किया, कैश किया या तो गुड्स किया। कैश करेंगे, जितना कैश करें ड्रॉ करेंगे उतना इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। और अगर गुड्स ड्रॉ किया, अगर सेलिंग प्राइस में ले गया होगा कोई पार्टनर ने तो उसे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। और अगर वो जो है कॉस्ट प्राइस पे ले गया तो जो कॉस्ट है जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट की बात यह है कि कंपलसरी नहीं है कि आपने ड्रॉ किया तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने के लिए ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होना, या पार्टनरशिप ने क्या ओरली पहले डिसाइड करना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट चाहिए। ड्राइंग्स करेंगे, कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करेगा तो इंटरेस्ट देगा, ये पहले पार्टनर्स ने डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कि पार्टनरशिप डीड, मैंने जो पहले बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब आ गया डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट में देखिए ये मैं कहता हूं कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ, कितना डिस्टर्ब कर रहा है पेन, कर ले जितना करना है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जब डिस्प्यूट होगा ना, अगर सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आता है ना, ये प्रॉफिट को लेकर आता है, प्रॉफिट लॉस को। प्रॉफिट या क्या, यह प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब रिटर्न कुछ है ही नहीं, तो वहां पे किस रेशियो पे होता है, यह याद रखिएगा हमेशा, इक्वली, इक्वली होगा। इक्वली होगा, ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि किसी ने कोई पार्टनर ने क्या दिया, लोन दिया है, लोन गिवन। समझ लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया है, लिया नहीं, दिया है। अब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो जिसने लोन दिया है वो कहता है मुझे 20% का इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन जो बाकी पार्टनर्स है पार्टनरशिप में वो कहते हैं नहीं हम 5% का इंटरेस्ट देंगे। अब यहाँ पे हो गया लफड़ा, कुछ रिटर्न है भी नहीं। अब क्या होगा, अब पार्टनरशिप डीड कहता है देखो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको लोन में इंटरेस्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन वो 6% एट द रेट 6% का पर एनम, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया दो चीज, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तीसरा प्रॉब्लम ये है, किसी ने ड्रॉ किया है, ड्रॉ या ड्रॉइंग, कुछ भी ड्रॉ किया है। अब देखिए उसने पैसा ड्रॉ किया था, मैंने क्या कहा था, अगर किसी ने पैसा ड्रॉ किया या सामान ड्रॉ किया वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। यह पहले लोन दिया था उसने, उसे इंटरेस्ट क्या मिला था, लेकिन अब जो है ड्रॉ किया है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब फिर से हो गया लफड़ा। कैसा लफड़ा, जिसने ड्रॉ किया है ना वो कहता है मैं सिर्फ 10% का इंटरेस्ट दूंगा, जितना मैंने पैसा ड्रॉ किया है उसका 10% पर एनम इस हिसाब से मैं इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन बाकी जो पार्टनर्स है वो लोग कहते हैं नहीं, 10% नहीं, आपको 25% करके इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। तो यह फिर आता है पार्टनरशिप डीड सीन में आता है। तो पार्टनरशिप डीड कहता है सुनो, ये ना 10 चलेगा ना 25, कुछ भी नहीं। वो पूछेगा कि कुछ लिखा हुआ है, तुम लोगों ने कुछ डिसाइड किया था, नहीं हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ कोई भी ड्राइंग्स पे आप क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब ये है 0% कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। किसी ने ड्रॉ किया, कहीं लिखा नहीं हुआ है, पहले डिसाइड नहीं किया, तो अभी बता रहे हो नहीं चलेगा, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं है। ये 3 मैटर सॉल्व हो गया। अब आता है हमारा चौथा मैटर, ये क्या है, अब ये है देखिए, बिजनेस में जो पार्टनर्स काम करते हैं ना, अपने काम के बदले कभी ऐसे ये डिसाइड होता है कि देखिए
किसी एक पार्टनर, इन लोगों में से कोई एक पार्टनर ऐसा होता है ना कि बहुत एक्सपर्ट है इस काम में, तो ऐसे डिसाइड किया जाता है जो एक्सपर्ट है उसे हम हर महीने 5,000 रुपये, 2,000, 3,000, 10,000 रुपये हम सैलरी देंगे। बाकी किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी को ही देंगे जो पार्टनर एक्सपर्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि उससे फायदा हमारे बिजनेस को भी मिले, इसलिए। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड में या पहले डिसाइड नहीं किया था कि कितना सैलरी देंगे, रिम्यूनरेशन देंगे कि नहीं देंगे, कुछ नहीं है, लेकिन जब मंथ कंप्लीट हो गया तो वो जो पार्टनर है ना एक्सपर्ट, वो कहता है चलो मुझे 50,000 रुपये सैलरी दो वरना मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, या तो ऐसे कह सकता है। तो बाकी लोग क्या कहेंगे कि नहीं, अगर तुम सैलरी लोगे तो हमें भी सैलरी चाहिए, हम तुम्हें क्यों सैलरी देंगे। तो वो पार्टनर कहता है देखो भाई, हम एक्सपर्ट हैं, हमने बहुत कुछ किया है बिजनेस के लिए, इसलिए हमें सैलरी चाहिए। तो बाकी लोग कहते हैं ठीक है, तुम एक्सपर्ट हो, तुम अपने जगह एक्सपर्ट हो, हमें भी तो चाहिए, क्योंकि हमने भी समय दिया है, टाइम दिया है, हम भी थे आपके साथ, सब कुछ हमने भी किया है, तो हमें भी चाहिए। तो यहाँ फिर लफड़ा हो जाता है, ऐसे कगार पे आ जाता है ना, बिजनेस की बंद करने की सिचुएशन आ जाती है। तो फिर यहाँ सैलरी सैलरी की बात हो रही है, सैलरी सैलरी या इसे क्या कहते हैं, रिमुनरेशन। सैलरी या रिमुनरेशन। अब सैलरी रिमुनरेशन पार्टनरशिप जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर पहले नहीं डिसाइड किया था कि कितना मिलेगा किसी को, कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां भी आप लोगों को क्या, सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी रिमुनरेशन किसी को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, किसी को नहीं मिलेगा। हो गया। क्या देखा था हमने इंपॉर्टेंट में, प्रॉफिट लॉस इक्वली मिलेगा अगर कोई डीड पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, और डीड है ही नहीं तो। और लोन कितना मिलेगा, लोन अगर दिया है किसी पार्टनर ने तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, 6% पर एनम। ब्रो किया है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कुछ डिसाइड नहीं किया, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नील, नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सैलरी रिम्यूनरेशन के पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक दो चीज और है यहाँ पे, लेकिन मैं ऐड करना नहीं चाहूंगा। यही 4 चीज जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो ये मैंने बता दिया है कि यही है, तो नोट कर लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, ये कभी कभार इससे भी लफड़ा हो जाता है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है ना, अब देखिए, किसी ने किसी ने कैपिटल लगाया है 5 लाख रुपए, कोई पार्टनर, किसी पार्टनर ने 10 लाख रुपए लगाया है, तो किसी पार्टनर ने 15 लाख रुपए। तो जो 15 लाख रुपए वाला है ना, तो वो चाहेगा कि हमेशा उसे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। वो चाहेगा कि अगर मैंने ज्यादा दिया है, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, या तो पूरा 15 लाख के ऊपर दो, या तो जितना तुम लोगों ने कम दिया है उतना पैसा, जितना मैंने एक्स्ट्रा ज्यादा दिया है तुम लोगों से, उसी पे इंटरेस्ट दो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट चाहिए। और अगर देखिए कुछ लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डीड है, तब तो डिसाइड हो गया कि ठीक है आपको मिलेगा 5%, 7%, 8%, 9%, जितना भी है आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो कितना करेंगे, कितना लेंगे, कैपिटल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कुछ मिलेगा। यहाँ भी पार्टनरशिप एक्ट कहता है, यह पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, सैलरी रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, फिर लोन अगर दिया है तो उस पे मिलता है इंटरेस्ट 6% का, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करना पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितना भी दिया होगा, अगर किसी ने 1 लाख रुपए दिया और किसी ने 10 लाख रुपए दिया है, और अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है ना, और पार्टनरशिप डीड नहीं है,
तो जो प्रॉफिट आएगा इक्वली ही आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये नहीं कह सकते कि मैंने ज्यादा दिया है मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए जो ड्राइंग्स होता है ना, ड्राइंग्स जो ड्रॉ करते हैं, ये तो होता रहता है, पार्टनर्स ड्रॉ करते रहते हैं। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट कितने दिन के, कितने दिन के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आप इस चीज का एक, ये जो है ना इसका डिफरेंस देखिए, कि एक है 10% पर एनम और एक है खाली 10%। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझिए। डिफरेंस ये है, अगर ये 10% पर एनम है ना, तो आप कभी भी ड्रॉ करो, कभी भी विड्रॉ करो, आपको पूरा 10%, ये समझ लीजिए कि 100 रुपए है। ये 100 रुपए अपने ड्रॉ किया था कब, ये 100 रुपए अपने विड्रॉ किया था फर्स्ट अगस्त पे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलिए फर्स्ट जुलाई कर देता हूँ ताकि 6 महीना हो जाए। फर्स्ट जुलाई, तो हम अपना जो फाइनेंशियल ईयर वो दिसंबर तक ही लेंगे। वो तो फर्स्ट मार्च से 31 अप्रैल अलग है, 12 महीने, हमने यहाँ दिसंबर तक लिया है। तो आपने फर्स्ट जुलाई पे किया है, तो इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कितना आएगा, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 10 रुपये, 10 रुपये ही आएगा। पूरा 12 महीने के लिए ही काउंट होगा इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन वही सेम केस अगर हम यहाँ पे ले गए, तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा पता है, तो आपका इंटरेस्ट आएगा, आपका जो ये 100 रुपये है ना, इसके ऊपर आपका पहली बात तो है 10%, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है, ध्यान से देखिए, पार एनम, इसका मतलब एन्युअली, मतलब 12 महीने के लिए 10%, यानी हर महीने उस हिसाब से करेंगे। तो हमने जब किया था विड्रॉ, तो वहां से ईयर एंडिंग में कितने दिन बचा था, 6 ही महीने बचा था, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10% का ये हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ₹5। अब समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है, एक पार एनम वाला है और एक क्या है, विदाउट पार एनम, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब ये देखिए, अब मैंने जैसे कहा था ना कि कितने दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ आपने 6 महीने के लिए लिया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट जुलाई में उसने क्या किया, फर्स्ट जुलाई में विड्रॉ किया था, तो आपने काउंट कर लिया कि फर्स्ट जुलाई से पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना है। लेकिन आप पर ये बताइए, अगर सिचुएशन ऐसा है कि वो बंदा जो है ना, कि पर मंथ विड्रॉ करता था, क्या पर मंथ, पर मंथ, ये थोड़ा मामला पेचीदा हो जाएगा। अब देखिए कि ये हर महीने विड्रॉ करता था, महीने का जो पहला दिन है ना, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पे वो विड्रॉ करता है कुछ पैसा, या तो हो सकता है लास्ट डे पे, लास्ट डे पे विड्रॉ करता है, हो सकता है ना पर मंथ, या तो ऐसे भी हो सकता है कि पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, क्वार्टर क्या मतलब, क्वार्टर का मतलब क्या है, 90 ml वाला, नहीं। क्वार्टर का मतलब ये है कि एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, 3 3 महीने का। तो समझ लीजिए उसने, ऐसा भी हो सकता है कि द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट डे, या वही सेम लास्ट डे, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर पे उसने ड्रॉ किया। अब ये कैसे होगा, देखिए, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अगर कहेंगे, तो समझ लीजिए ये कहा कि वो, ये तो हो गया जनवरी, फिर हो गया फरवरी, फिर मार्च, फिर क्या आ गया, अप्रैल, मई, ठीक है। तो वो हर महीने में ना विड्रॉ करता है कुछ पैसा,
हर महीने विड्रॉ करता रहता है और विड्रॉ करने का उसका जो टाइम है वो भी फिक्स्ड है कि हर महीने की 1 तारीख को मैं विड्रॉ करूंगा या 15 तारीख को या 30 तारीख को, या हो सकता है नहीं, पर क्वार्टर, जैसे मैंने क्वार्टर कहा कि पर क्वार्टर, ये हो गया एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर अप्रैल में, ये इस यहाँ पे जून आ जाएगा, ये जून आ गया, ये हो गया दूसरा क्वार्टर। तो दूसरा क्वार्टर मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट दिन क्या होगा, जनवरी का 1 तारीख होगा, और अगर लास्ट डे है तो क्या होगा, 31 मार्च होगा, यह 1 अप्रैल होगा, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, लास्ट कितना होगा, 30 जून होगा। वैसे ही वो या तो हो सकता है कि हाफ ईयरली का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि ये हाफ ईयरली ड्रॉ करता है, हाफ ईयरली ड्रॉ करता है कि फर्स्ट डे ऑफ द हाफ ईयर, सेकंड डे। तो ये जो है ना, कितने कितने दिन के लिए आप कैलकुलेट करेंगे? वो कोई बंदा अगर 100 ये 100 रुपये हर महीने ड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए ना कितना 100 में 100 रुपये का ड्रॉ कर रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अच्छा आपको ये पता चल गया कि इसके ऊपर जो है ना कि 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। मामला तो खाली इससे सेट नहीं होगा ना कि अमाउंट और इंटरेस्ट का रेट पता चल जाएगा, इससे होगा नहीं, हमें पता भी चलना चाहिए कि कितने दिन के लिए, जो टाइम है, टाइम कितने टाइम के लिए हम चार्ज करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम ये देखिए, ये इस टाइम को जब कैलकुलेट करते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? हम सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए ये, इससे अब बहुत कुछ सॉल्व कर पाएंगे। अब क्लियरली ये देख लीजिए कि इसका, ये सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो पहला ड्रॉ किया था, पहला ड्रॉ के बाद कितना दिन, कितना महीना, मंथ्स क्या है लेफ्ट बिफोर ईयर एंडिंग। इसका मतलब आपने जो फर्स्ट ड्रॉ किया है ना, फर्स्ट ड्रॉ करने के बाद कितना महीने बचा है लास्ट डे तक। तो यह एग्जाम्पल भी साथ साथ एग्जाम्पल से करेंगे तो ये क्लियरली समझ में आएगा कि आपने जो है फर्स्ट ड्रॉ किया है 1 जनवरी पे, 1 जनवरी पे आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसके साथ ऐड होगा क्या, लास्ट, लास्ट ड्रॉ के बाद कितना दिन, वही वहां पे मैंने जो लिखा था, डेज नहीं या मंथ, मंथ्स लेफ्ट टिल या बिफोर ईयर एंडिंग, या टिल ईयर एंडिंग। ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक समझ लीजिए एक टाइप का एवरेज है। और यहाँ से जितना दिन निकलेगा उसी पीरियड के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, फर्स्ट ड्रॉ उसने किया कब, 1 जनवरी पे, और लास्ट ड्रॉ, यानी ये बंदा अगर हर महीने ड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, चलिए मैं क्लियरली नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। ये फॉर्मूला तो यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये एक केस है कि वो बंदा जो है पूरे साल ड्रॉ करता है, कैसे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो कितने दिन के लिए चार्ज करेंगे, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर करता है तो फर्स्ट ड्रॉ वो कब करेगा, तो फर्स्ट ड्रॉ करेगा वो 1 जनवरी पे।
तो 1 जनवरी पे अगर ड्रॉ किया, इसके बाद ईयर एंडिंग तक कितना मंथ बाकी है? जनवरी पे 1 जनवरी पे किया है, मतलब पूरा जनवरी बाकी है। इसका मतलब तो जनवरी आएगा, जनवरी फरवरी मार्च टिल दिसंबर, पूरा 12 महीने बचा हुआ है ना। तो यहाँ कितना आएगा? 12, 12 महीने आएगा। फिर प्लस करेंगे क्या? प्लस करेंगे लास्ट ड्रॉ कब करेगा? वो हर महीने के एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है। इसका मतलब दिसंबर का जो लास्ट ड्रॉ करेगा वो दिसंबर में करेगा, और दिसंबर का किस तारीख पे? 1 दिसंबर। इसका मतलब ये 1 दिसंबर जब ड्रॉ करेगा, इसके बाद ईयर एंडिंग तक कितना दिन बचेगा या कितना महीना? एक ही महीना, मतलब वही दिसंबर है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1 लिखेंगे, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 13/2, और 13/2 का मतलब क्या है? 13/2 का मतलब है 6.5। इसका मतलब है हम 6.5 मंथ्स के ऊपर क्या करेंगे? 6.5 मंथ्स के ऊपर हम इंटरेस्ट